अध्याय 38। नेहरू के नेतृत्व में विकास 1947-1964। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने अन्य नेताओं के साथ मिलकर एक नए भारत की नींव रखी। मई 1964 में भारत की स्वतंत्रता और नेहरू की मृत्यु के बीच की अवधि को उस समय के दौरान भारत में लिए गए निर्णयों के लगभग सभी पहलुओं पर नेहरू के प्रभाव के कारण अक्सर नेहरूवियन युग कहा जाता है। नेहरू विचार की कई धाराओं से प्रभावित थे। कुछ यूरोप के साथ उनके जुड़ाव से आयात किए गए और कुछ गांधी के साथ उनके घनिष्ठ संबंध से। इसके अलावा देश में अपने क्षेत्रों में अपने दौरों पर जो कुछ भी उन्होंने महसूस किया, नतीजतन उन्होंने न केवल बड़े बल्कि विशाल विविधता से चिन्हित देश के त्वरित विकास के लिए एक संस्थागत आधार के निर्माण के अलावा धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी दृष्टिकोण और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध लोकतंत्र के ढांचे को प्रतिपादित किया। वह देश को एक रखने के विचार को कभी नहीं भूले। उन्होंने अपने लोगों में गरीबों और वंचितों के लिए सामाजिक सरोकार की आवश्यकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सम्मान के बारे में जागरूकता पैदा करने की पूरी कोशिश की। नेहरू को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल आधुनिक मूल्यों और सोचने के तरीकों को प्रदान करने का प्रयास करने के लिए जाना जाता है। वह भारत को वैज्ञानिक खोज और तकनीकी विकास के युग में ले जाने के लिए प्रतिबद्ध थे। नेहरूवादी काल की विभिन्न घटनाओं और पहलुओं का संक्षिप्त सर्वेक्षण इस प्रकार है। राजनीतिक विकास। 1952 के पहले आम चुनावों में कांग्रेस ने भारी बहुमत हासिल किया और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाई। राजेंद्र प्रसाद को भारत की पहली संसद के निर्वाचक मंडल द्वारा अध्यक्ष चुना गया था। नेहरू ने 1957 और 1962 में बड़ी चुनावी जीत के लिए कांग्रेस का नेतृत्व किया, हालांकि विजयी बहुमत अंत में कम हो गया था। इस अवधि में संसद ने विभिन्न उल्लेखनीय कानून बनाए, सामाजिक परिवर्तन और समानता की दिशा में निर्देशित कानून। इन पहलुओं पर बाद में अलग अलग शीर्षकों के तहत विचार किया गया है। राष्ट्रीय भाषा पर बहस। स्वतंत्रता के समय भारत में 11 प्रमुख भाषाएं थीं, जिनमें से प्रत्येक को 10 लाख से अधिक लोग बोलते थे। औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया था, लेकिन स्वतंत्रता की प्राप्ति के साथ अंग्रेजी की जगह राष्ट्रीय या आधिकारिक भाषा होने का सवाल उठ खड़ा हुआ। गांधी ने राष्ट्रीय एकता के लिए हिंदुस्तानी को देश की राष्ट्रीय भाषा के रूप में इस्तेमाल करने की सिफारिश की थी। नेहरू ने भी हिंदुस्तानी की क्षमता को स्वीकार किया, न ज्यादा संस्कृतकृत न इतना फारसीकृत की राष्ट्रभाषा बन सके। कुल मिलाकर भारत के गैर हिंदी भाषी दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों ने हिंदी को एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं माना। गंभीर विरोध के बाद संविधान सभा की भाषा समिति ने समझौता सूत्र तैयार किया। समिति ने फैसला किया कि देवनागरी लिपि में हिंदी को आधिकारिक भाषा होना चाहिए, लेकिन हिंदी में संक्रमण धीरे धीरे होगा। पहले 15 वर्षों के लिए सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी का उपयोग जारी रहेगा और प्रत्येक प्रांत के भीतर आधिकारिक काम के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में से एक चुन सकता है, जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया जाना था। इस प्रकार राष्ट्रीय के बजाय हिंदी को राजभाषा के रूप में संदर्भित करके समिति ने विपक्ष को शांत करने की उम्मीद की। भाषा के मुद्दे को संसद द्वारा 1963 में राजभाषा अधिनियम के माध्यम से और स्पष्ट किया गया था, जिसमें कहा गया था कि हिंदी को भारत में राजभाषा बनना था। 1965, लेकिन गैर हिंदी भाषियों को रियायत के रूप में अंग्रेजी को सहयोगी अतिरिक्त आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया था। इसके बावजूद गैर हिंदी बोलने वालों में, विशेषकर दक्षिण भारत में, हिंदी के खिलाफ आक्रोश जारी रहा और 1964 के अंत में और 1965 की शुरुआत में भाषा के मुद्दे पर हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। 1967 के राजभाषा
संशोधन अधिनियम ने केंद्र और राज्यों के बीच किसी भी आधिकारिक संचार के लिए एक द्विभाषी अंग्रेजी हिंदी समाधान प्रदान किया और प्रांतीय प्रशासन और सार्वजनिक सेवा परीक्षाओं में क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता देकर भाषाओं की विविध बहुलता को रियायत दी। राज्यों का भाषाई पुनर्गठन भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग भारत में भाषाई बहुलवाद का परिणाम थी। आजादी के तुरंत बाद मांग सामने आई। स्वतंत्रता पूर्व भारत में प्रांतों की सीमाएं भारत पर ब्रिटिश विजय का परिणाम थी। राज्य की सीमाएं या तो प्रशासनिक सुविधा के लिए खींची गई थी या बस ब्रिटिश सरकार द्वारा संलग्न क्षेत्रों या रियासतों द्वारा शासित प्रदेशों के साथ मेल खाती थी। नागपुर में अपने 1920 के सत्र में कांग्रेस ने क्षेत्रीय भाषाई पहचान को पहचानने के प्रयास किए थे और भारत को अपने संगठनात्मक ढांचे के लिए 21 भाषाई इकाइयों में विभाजित किया था। कई प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई क्षेत्रों के आधार पर किया गया था, जो अक्सर ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक प्रभागों के साथ मेल नहीं खाते थे। हालांकि 1946 में जब संविधान सभा में प्रांतों के भाषाई पुनर्गठन की मांग की गई और स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय नेतृत्व ने राष्ट्रीय एकता के आधार पर इसका विरोध किया। नए स्वतंत्र देश की स्थिति कठिन थी। भारत के विभाजन ने गंभीर प्रशासनिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों का निर्माण किया था। युद्ध के बाद की दुनिया को गंभीर आर्थिक और कानून और व्यवस्था की समस्याओं का सामना करना पड़ा। कश्मीर समस्या और पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसी स्थिति पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि निरंतर मांगों के कारण संविधान सभा ने जून 1948 में न्यायमूर्ति एस.के. धार भाषाई प्रांतों की आवश्यकता की जांच करने के लिए। हालांकि धार आयोग ने राष्ट्रहित में इस तरह के कदम का विरोध किया। एकीकरण नतीजतन संविधान सभा ने संविधान में भाषाई सिद्धांत को शामिल नहीं करने का फैसला किया। दिसंबर 1948 में भाषाई राज्यों के मुखर समर्थकों को शांत करने के लिए कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया के सदस्यों के साथ एक समिति जेवीपी नियुक्त की। इसकी रिपोर्ट, जिसे जेवीपी रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है, राष्ट्रीय एकता के हित में भाषाई राज्यों के निर्माण के खिलाफ भी गई। जेवीपी की रिपोर्ट के मद्देनजर विशेष रूप से दक्षिण भारत में व्यापक आंदोलन हुआ। भाषाई प्रांत की पहली मांग आंध्र के तेलुगु भाषी क्षेत्र में देखी गई। अगस्त 1951 में एक कांग्रेसी और गांधीवादी नेता स्वामी सीताराम ने आमरण अनशन शुरू किया। जबकि उन्होंने 35 दिनों के बाद अपना उपवास तोड़ा। आंदोलन को दिसंबर 1952 में एक अन्य गांधीवादी अनुयायी पोट्टी श्रीरामुलु द्वारा नवीनीकृत किया गया, जिनकी 56 दिनों के उपवास के बाद मृत्यु हो गई। श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद पूरे आंध्र क्षेत्र में दंगे, प्रदर्शन, हड़ताल और हिंसा हुई। सरकार ने आंध्र के एक अलग राज्य की मांग को स्वीकार कर लिया, जो अंततः 1 अक्टूबर 1953 को अस्तित्व में आया। इस क्षेत्र को तमिल भाषी मद्रास राज्य से अलग कर दिया गया। आंध्र के निर्माण ने अन्य भाषाई समूहों को अपने राज्य के लिए या भाषाई आधार पर अपनी सीमाओं के सुधार के लिए अपने आंदोलनों को तेज करने के लिए प्रोत्साहित किया। लोकप्रिय दबाव में नेहरू सरकार ने अगस्त 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग (एसआरसी) की नियुक्ति की। आयोग, जिसमें न्यायमूर्ति फजल अली, के.एम. पानेक्कर और हृदयनाथ कुंजरू ने सदस्यों के रूप में अक्टूबर 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसकी सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार किया गया और शीघ्रता से लागू किया गया। नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था, जो 14 राज्यों और 6 केंद्र प्रशासित क्षेत्रों के लिए प्रदान किया गया था, लेकिन इनमें से कई राज्यों में अभी भी बड़े पैमाने पर भाषाई अल्पसंख्यक और क्षेत्रीय आर्थिक असमानताएं थीं। हैदराबाद राज्य के तेलंगाना क्षेत्र को आंध्र में मिला दिया गया था,
केरल का गठन पुराने मद्रास प्रेसिडेंसी के मालाबार जिले को त्रावणकोर कोचीन के साथ मिलाकर किया गया था। कच्छ और सौराष्ट्र और मराठी भाषी राज्यों को मिलाकर बंबई राज्य का और विस्तार किया गया। हैदराबाद राज्य के क्षेत्र आसपास के राज्यों बॉम्बे, मद्रास, हैदराबाद और कूर्ग के कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को जोड़कर मैसूर राज्य का विस्तार किया गया था। जैसा कि एसआरसी ने बॉम्बे और पंजाब के विभाजन का विरोध किया था, जनवरी 1956 में बॉम्बे शहर में व्यापक दंगा भड़क गया। सरकार अंततः मई 1960 में बॉम्बे राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित करने के लिए सहमत हुई। बॉम्बे शहर को महाराष्ट्र में शामिल किया गया और अहमदाबाद को गुजरात की राजधानी बनाया गया। जातीय पहचान के मुद्दे को उठाने वाले पहले नागाओं ने 1960 में भारत सरकार को एक अलग नागालैंड की मांग को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया, जिसका उद्घाटन 1963 में किया गया था। भाषाई सिद्धांत के अपवाद में 1956 में पीईपीएसयू के राज्य थे पंजाब में विलय हो गया। पंजाब एक त्रिभाषी राज्य बना रहा, जिसमें 3 भाषा बोलने वाले पंजाबी, हिंदी और पहाड़ी थे। एक अलग पंजाबी सूबा, पंजाबी भाषी राज्य की मांग ने सिख और हिंदू सांप्रदायिकता के कारण सांप्रदायिक रंग ले लिया। नेहरू के समय में यह समस्या अनसुलझी रही। इसे बाद में इंदिरा गांधी द्वारा संबोधित किया जाना था। उसके बाद के वर्षों में कई नए राज्यों का गठन किया गया है, जरूरी नहीं कि भाषाई आधार पर ही हो। अन्य राजनीतिक दलों का विकास 1950 और 1960 के दशक के दौरान कांग्रेस पार्टी ने केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन किया। लोगों ने मुख्य रूप से कांग्रेस को वोट दिया क्योंकि उन्होंने इसे स्वतंत्रता संग्राम के उत्तराधिकारी के रूप में देखा और क्योंकि इसके नेताओं को चरित्र और अखंडता के व्यक्ति माना जाता था। शायद पहली बार लोगों ने कांग्रेस के अलावा किसी अन्य पार्टी के लिए अपनी पसंद के अधिकार का प्रयोग किया था, जब उन्होंने 1957 में केरल में कम्युनिस्टों को सत्ता में वोट दिया था। फिर 1963 में कांग्रेस के 3 उल्लेखनीय विरोधियों को लोकसभा के लिए चुना गया, अर्थात समाजवादी राम मनोहर लोहिया, उदारवादी एमआर मसानी और गांधीवादी आचार्य कृपलानी। यह सब इस बात का संकेत था कि भारत के लोग लोकतंत्र के रीति रिवाजों से अच्छी तरह परिचित हो रहे थे। इस अवधि में कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा अन्य राजनीतिक दलों की शुरुआत और विकास और कम्युनिस्ट समूहों के भीतर उल्लेखनीय परिवर्तन भी देखे गए। समाजवादी पार्टी 1934 में अपने स्वयं के संविधान, सदस्यता, अनुशासन और विचारधारा के साथ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (एसपी) के रूप में गठित। मार्च 1948 तक कांग्रेस पार्टी के भीतर रहे। 28 मार्च 1948 को नासिक में एक बैठक में कांग्रेस के दक्षिणपंथी कदम और उसकी बढ़ती सत्तावादी प्रवृत्तियों के विरोध के रूप में उनके विघटन की घोषणा की गई। सितंबर 1952 में सीएसपी का किसान में विलय हो गया। मजदूर प्रजा पार्टी (केएमपीपी) करेगी नई पार्टी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (पीएसपी), प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। सितंबर 1952 में सोशलिस्ट पार्टी और केएमपीपी का विलय होकर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (पीएसपी) बन गई, जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी और महासचिव अशोक मेहता थे। विलय के साथ यह अखिल भारतीय उपस्थिति के साथ कांग्रेस का सबसे बड़ा विपक्षी दल बन गया। लेकिन पार्टी अधिक समय तक अपनी एकता कायम नहीं रख सकी। जून 1953 में पार्टी के बैतूल सम्मेलन में अशोक मेहता ने सत्तारूढ़ दल को समर्थन देने का आह्वान किया, क्योंकि उनका मानना कि भारत जैसे पिछड़े देश में आर्थिक विकास महत्वपूर्ण कार्य था सभी राजनीतिक दलों के लिए एक आम चुनौती। मेहता की थीसिस को बाकी पार्टी ने खारिज कर दिया, जिसने राम मनोहर लोहिया के दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया। लोहिया दोनों से समान दूरी की स्थिति में विश्वास करते थे। कांग्रेस और कम्युनिस्टों और समर्थन किया। उग्रवादी जन आंदोलनों का संगठन
लोहिया और उनके समूह ने 1955 के अंत में पीएसपी छोड़ दिया। जहां आचार्य नरेंद्र देव की 1956 में मृत्यु हो गई, वहीं जयप्रकाश नारायण ने 1954 में घोषणा की कि वह अपना जीवन भूदान और अन्य रचनात्मक गतिविधियों के लिए समर्पित करेंगे। 1957 में आम चुनावों के बाद जयप्रकाश नारायण ने सक्रिय राजनीति छोड़ दी, यह घोषणा करते हुए कि दलगत राजनीति भारत के लिए उपयुक्त नहीं थी और पार्टीविहीन लोकतंत्र के लिए प्रचार किया। 1960 में कृपलानी ने भी पार्टी छोड़ दी और 3 साल बाद अशोक मेहता योजना आयोग के उपाध्यक्ष बनने के लिए तैयार हो गए। अशोक मेहता अपने साथ लगभग 1/3 पीएसपी कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। लोहिया ने सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया, जो 1964 में संयुक्ता या यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी एसएसपी बनाने के लिए पीएसपी में विलय हो गई। 1965 में पार्टी फिर से विभाजित हो गई। लोहिया के समूह ने एसएसपी का लेबल रखा, जबकि उनके आलोचकों ने एक नए पीएसपी की शुरुआत की। कम्युनिस्ट पार्टी स्वतंत्रता के बाद की अवधि में आधिकारिक रुख लिया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा बदलते सामाजिक राजनीतिक गतिकी की दिशा में परिवर्तन के माध्यम से चला गया। इसने पहले भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को स्वीकार किया, हालांकि यह अभी भी सरकार को साम्राज्यवाद का एजेंट मानता था। बाद में इसने स्वीकार किया कि भारत एक संप्रभु गणराज्य बन गया है, लेकिन यह भी महसूस किया कि इसकी नीतियां पूंजीवादी और जन विरोधी थीं। कम्युनिस्ट कांग्रेस पार्टी को बदलने के लिए एक लोकतांत्रिक मोर्चा की पेशकश करेंगे। 1958 में अमृतसर की अपनी बैठक में पार्टी ने घोषणा की कि शांतिपूर्ण और संसदीय माध्यमों से समाजवाद की ओर बढ़ना संभव है, और अगर पार्टी सत्ता में आती है तो वह संवैधानिक तंत्र के माध्यम से समाजवादी सरकार और समाजवादी व्यवस्था का विरोध करने के अधिकार सहित पूर्ण नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करेगी। फिर 1961 में विजयवाड़ा में संघर्ष की नीति के साथ साथ कांग्रेस प्रगतिशील नीतियों के प्रति एकता का समर्थन करने का निर्णय लिया गया, जबकि अन्य नीतियों के खिलाफ संघर्ष जारी रखना था। भाकपा में विभाजन, पार्टी के भीतर स्टालिन की सोवियत आलोचना के प्रति दृष्टिकोण, रूस चीन वैचारिक मतभेद और 1962 के चीन भारत युद्ध जैसे मुद्दों पर कई मतभेद थे। कुछ कम्युनिस्टों ने चीनी आक्रमण के खिलाफ सरकार का पूरा समर्थन किया, जबकि अन्य, हालांकि भारत चीन की सीमा के प्रश्न पर चीनी रुख के विरोध में नेहरू सरकार को उसके वर्ग चरित्र के कारण अयोग्य समर्थन का भी विरोध किया। चीन सोवियत वैचारिक विभाजन ने भी भारतीय कम्युनिस्टों पर बहुत अधिक प्रतिध्वनि देखी। चीनी स्थिति के प्रति सहानुभूति रखने वाले कई, वास्तव में चीनी आह्वान, जिसने दुनिया की कम्युनिस्ट पार्टियों में क्रांतिकारी तत्वों को संशोधनवादी सोवियत लाइन का समर्थन करने वालों से खुद को दूर करने के लिए कहा, का भारतीय कम्युनिस्टों पर बहुत प्रभाव पड़ा। 1964 में पार्टी विभाजित हो गई। सीपीआई पहले के दक्षिणपंथी और मध्यमार्गी रुझानों का प्रतिनिधित्व करते हुए, और सीपीएम या कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, जो पहले वामपंथी प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करते थे। सीपीएम का मानना कि हिंदुस्तानी राज्य पर बड़े पूंजीपति शासन कर रहे हैं, जिन्होंने विदेशी वित्त पूंजी के साथ सहयोग किया और इसलिए उन्हें नष्ट करना पड़ा। उनके पास अवमानना भारतीय संविधान के लिए, क्योंकि वे इसे लोकतांत्रिक विरोधी मानते थे और इसलिए शांतिपूर्ण और संसदीय साधनों में विश्वास नहीं करते थे। उनके लिए सामाजिक संबंधों में बदलाव लाने के लिए मजदूर वर्ग और सीपीएम के नेतृत्व में एक सशस्त्र संघर्ष के साथ एक कृषि क्रांति आवश्यक थी। भारतीय जनसंघ 21 अक्टूबर 1951 को स्थापित भारतीय जनसंघ दक्षिणपंथी विचारधारा पर आधारित था। बिपिन चंद्र के अनुसार जनसंघ एक सांप्रदायिक पार्टी थी और इसके मूल चरित्र और राजनीति को समझने के लिए पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)
की उत्पत्ति का विश्लेषण किया जाना चाहिए। जनसंघ आरएसएस की रचना थी और इसने अपनी संगठित ताकत, केंद्रीकृत चरित्र और वैचारिक एकरूपता को आकर्षित किया। शुरुआत में पार्टी पाकिस्तान विरोधी थी। भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार और भारतीय राष्ट्रवाद की स्थापना इसका मुख्य एजेंडा था और इसने एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र का नारा दिया। इसी तरह इसने भारत की आधिकारिक संपर्क भाषा के रूप में संस्कृतकृत हिंदी के पक्ष में कड़ा रुख अपनाया। 1965 में इसने गैर हिंदी पट्टी में पार्टी के विस्तार को देखते हुए इस मांग को छोड़ दिया और हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को बनाए रखने के निर्णय को तब तक स्वीकार किया जब तक गैर हिंदी राज्य ऐसा चाहते थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने नेहरू लियाकत समझौते पर अप्रैल 1951 में नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था, जनसंघ के गठन के पीछे मुख्य ताकत थे। मुखर्जी ने दावा किया कि यह एक गैर सांप्रदायिक पार्टी है जिसका लक्ष्य कांग्रेस के लिए एक व्यापक आधारित लोकतांत्रिक विपक्ष बनाना है, लेकिन किसी भी प्रभावी वैकल्पिक विचारधारा या कार्यक्रम और जन समर्थन के अभाव में पार्टी आरएसएस की सहायक कंपनी बन गई। उसने 3.06% मतों के साथ 3 लोकसभा सीटें जीतीं। संयोग से जनसंघ के दूसरे अध्यक्ष मौली चंद्र शर्मा ने पार्टी के आरएसएस वर्चस्व के विरोध में इस्तीफा दे दिया। बाद के वर्षों में पार्टी को आपातकाल के खिलाफ गठबंधन जनता पार्टी का हिस्सा बनना था। स्वतंत्र पार्टी अगस्त 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी एक गैर समाजवादी, संवैधानिक और धर्मनिरपेक्ष रूढ़िवादी पार्टी थी, जिसमें सी राजगोपालाचारी, जिन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, मीनू मसानी, एनजी रंगा और के.एम. मुंशी उनमें से ज्यादातर दिग्गज कांग्रेसी नेता हैं। पार्टी का सामाजिक आधार संकीर्ण था और इसमें शामिल थे उद्योगपतियों और व्यापारी वर्ग का एक वर्ग जो सरकारी नियंत्रण, कोटा और लाइसेंस से असंतुष्ट था और राष्ट्रीयकरण से डरता था। जागीरदारों और राजकुमारों, जागीरदारों, सामाजिक शक्ति और स्थिति के नुकसान और बिगड़ती आर्थिक स्थिति के कारण नाराज। भूतपूर्व जमींदार से पूंजीवादी किसान और अमीर और मध्यम किसान, जिन्होंने जमींदारी के उन्मूलन का स्वागत किया था, लेकिन अपनी जमीन का एक हिस्सा खोने से डरते थे। और कुछ सेवानिवृत्त सिविल सेवक। स्वतंत्र पार्टी ने रात्रि पहरेदार या हस्तक्षेप राज्य की धारणा का समर्थन किया और स्वतंत्र, निजी उद्यम के लिए खड़ा था। इसने आर्थिक विकास और निजी उद्यमों के राष्ट्रीयकरण और भूमि सुधारों के विस्तार में राज्य की सक्रिय भूमिका का विरोध किया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पार्टी ने गुटनिरपेक्षता के साथ साथ भारत सोवियत सहयोग की निंदा की और अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ घनिष्ठ संबंध चाहते थे। वास्तव में इसने संयुक्त राज्य अमेरिका के पूंजीवादी महाशक्ति के तहत पाकिस्तान सहित एशिया के गैर कम्युनिस्ट देशों के साथ एक रक्षा गठबंधन की वकालत की। 1962 के चुनावों में इसने लोकसभा में 18 सीटें जीतीं और 4 राज्यों बिहार, राजस्थान, गुजरात और उड़ीसा में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरा। 1967 में सी राजगोपालाचारी के गुट, दल बदल और मृत्यु स्वतंत्र पार्टी के लिए हानिकारक साबित हुए। पार्टी के अधिकांश नेता 1974 में भारतीय लोक दल में शामिल हो गए, जबकि मसानी के नेतृत्व में एक छोटे समूह ने पार्टी को बचाने की कोशिश की। सांप्रदायिक और क्षेत्रीय दल हिंदू महासभा, जिसकी स्थापना 1915 में हुई थी, मदन मोहन मालवीय द्वारा हरिद्वार में 1952 के बाद धीरे धीरे राजनीतिक परिदृश्य से गायब हो गया और भारतीय जनसंघ को अपना समर्थन आधार खो दिया। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग के साथ जुड़ने के कारण निष्क्रिय पड़ी रही और इसके कई नेता कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों में शामिल हो गए। बाद में यह तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में पुनर्जीवित हुआ और आने वाले वर्षों में कांग्रेस,
सीपीआई और सीपीएम के गठबंधन सहयोगी बनना था। अकाली दल ने शिरोमणि अकाली दल को रास्ता दिया और पंजाब तक ही सीमित रहा। अन्य क्षेत्रीय दल जो प्रमुखता में आए वे थे डीएमके तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय सम्मेलन, जम्मू और कश्मीर, झारखंड पार्टी, अविभाजित बिहार में गणतंत्र परिषद, उड़ीसा, ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस, असम, अनुसूचित जाति संघ, महाराष्ट्र आदि। फॉरवर्ड ब्लॉक, पश्चिम बंगाल और किसान और श्रमिक पार्टी, महाराष्ट्र, वामपंथी विचारधारा की ओर झुके हुए थे, लेकिन केवल एक राज्य तक सीमित थे। एक अलोकतांत्रिक कार्य 1957 में कांग्रेस पार्टी को केरल राज्य में अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा जब भाकपा विधानसभा में सबसे बड़ी एकल पार्टी के रूप में उभरी। ईएमएस नंबूद्रिपाद ने कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थन से सरकार बनाई। यह शायद पहली बार था कि लोकतांत्रिक चुनावों के आधार पर एक कम्युनिस्ट सरकार का गठन किया गया था। समस्या शिक्षा विधेयक की शुरुआत के साथ शुरू हुई, जो वास्तव में एक प्रगतिशील उपाय था। राज्य में कैथोलिक चर्च द्वारा इसका कड़ा विरोध किया गया था, जिसने कई शैक्षणिक संस्थान चलाए और बिल को अपनी शक्ति पर अतिक्रमण के रूप में देखा। इस स्थिति को एक उपयुक्त अवसर देखकर स्थानीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य जो चुनाव में हार गए थे, ने राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। हड़तालें भी हुईं। सरकार ने लाठीचार्ज और फायरिंग की। कई व्यक्तियों को जेल भेजा गया। नेहरू, हालांकि उन्हें शिक्षा विधेयक पर बहुत कम आपत्ति थी, उन्होंने सार्वजनिक रूप से एक तटस्थ मोर्चा बनाए रखा। उन्होंने राज्य सरकार को अत्यधिक बल प्रयोग के लिए आड़े हाथों लिया, जबकि उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगाम लगाने की कोशिश की, लेकिन वह धरातल पर कुछ भी बदलने में असफल रहे। अंत में उन्होंने अपनी पार्टी के भीतर और बाहर के दबाव के आगे घुटने टेक दिए और जुलाई 1959 में ईएमएस सरकार को बर्खास्त करने और केरल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सलाह दी। इस प्रकार स्वतंत्र भारत में पहली बार लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। आपातकालीन शक्तियां, आर्थिक विकास के लिए योजना की अवधारणा। नेहरू व्यापक भूमि सुधार, औद्योगिकरण और के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से प्रभावी योजना में विश्वास करते थे। बिजली संयंत्रों, परिवहन परियोजनाओं, सिंचाई बांधों आदि जैसी विभिन्न बुनियादी सुविधाओं का विकास। आर्थिक विकास पर अपने विचारों में वे गांधी के विचारों के पक्ष में नहीं थे। इसलिए उन्होंने राज्य की अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करने और इसके विकास का मार्गदर्शन करने और जनसंख्या के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सीधे कार्य करने की परिकल्पना की। नेहरू कई राष्ट्रीय नेताओं के साथ 1930 और 1940 के दशक में सोवियत संघ में आर्थिक नियोजन की सफलता से प्रभावित थे। योजना आयोग की उत्पत्ति का पता 1938 में कांग्रेस द्वारा स्थापित राष्ट्रीय योजना समिति और 1944 की बॉम्बे योजना से लगाया जा सकता है। योजना आयोग, एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय, की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार के एक साधारण संकल्प द्वारा की गई थी। निकाय को पंचवर्षीय योजनाओं के रूप में आर्थिक नियोजन का कार्य सौंपा गया था। प्रधानमंत्री स्वयं आयोग के पदेन अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, जिसे योजनाओं को अंतिम मंजूरी देनी थी, की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। थेरोडोमा मॉडल पर आधारित प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने का प्रयास किया। इसने मुख्य रूप से बांधों और सिंचाई में निवेश सहित कृषि क्षेत्र को संबोधित किया। भाखड़ा नंगल बांध जैसी बड़े पैमाने की परियोजनाओं के लिए भारी आवंटन किया गया था। इसने भूमि सुधारों पर भी ध्यान केंद्रित किया। दूसरी योजना पीसी के नेतृत्व में तैयार की गई। महालनोबिस ने भारी उद्योगों पर जोर दिया। योजना समाज के समाजवादी पैटर्न को दर्शाती है,
क्योंकि सरकार ने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात पर पर्याप्त शुल्क लगाया था। तीसरी योजना दूसरी योजना से विशेष रूप से भिन्न नहीं थी। हालांकि आलोचकों के अनुसार योजना रणनीतियों ने इस समय से एक अचूक शहरी पूर्वाग्रह प्रदर्शित किया और साथ ही उद्योग को कृषि पर गलत तरीके से प्राथमिकता दी गई। लोकतांत्रिक समाजवाद में विश्वास रखने वाले नेहरू के मार्गदर्शन में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना, यानी पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल के तत्वों को लिया और मिलाया गया। अधिकांश कृषि, व्यापार और उद्योग निजी हाथों में छोड़ दिए गए थे। राज्य प्रमुख भारी उद्योगों को नियंत्रित किया, औद्योगिक आधारभूत संरचना प्रदान की, व्यापार को नियंत्रित किया और कृषि में कुछ महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किए। हालांकि इस तरह का एक मिश्रित मॉडल बाएं और दाएं दोनों की आलोचना के लिए खुला था। आलोचकों के अनुसार पंचवर्षीय योजनाओं ने निजी क्षेत्र को पर्याप्त स्थान और विकास के लिए प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया। इसके अलावा निवेश के लिए लाइसेंस और परमिट की व्यवस्था ने निजी क्षेत्र को हतोत्साहित किया और भ्रष्टाचार और लालफिताशाही को जन्म दिया। दूसरी ओर समाजवादी मॉडल के प्रति सहानुभूति रखने वालों ने आरोप लगाया कि राज्य ने सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल पर महत्वपूर्ण राशि खर्च नहीं की। आलोचकों के अनुसार राज्य के हस्तक्षेप ने एक नए मध्यम वर्ग का निर्माण किया, जिसने बिना अधिक जवाबदेही के उच्च वेतन के विशेषाधिकारों का आनंद लिया। योजना लक्ष्यों में कमी की आलोचना के बावजूद कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि योजनाओं के तहत एक ठोस औद्योगिक आधार और बुनियादी सुविधाओं का निर्माण किया गया था। भाखड़ा नंगल, दामोदर घाटी निगम और हीराकुंड मेगा डैम सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए बनाए गए थे। सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों, तेल रिफाइनरियों, निर्माण इकाइयों, रक्षा उत्पादन आदि में कुछ भारी उद्योग शुरू किए गए। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, सिंदरी फर्टिलाइजर, चित्तरंजन रेल फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स आदि नए राष्ट्र के लिए बहुत मददगार साबित हुए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति। नेहरू का मानना कि भारत की समस्याओं के समाधान के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण है। देश की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका को स्वीकार करते हुए वैज्ञानिक नीति संकल्प मार्च 1958 में लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। लेकिन 1958 में एसपीआर के पारित होने से पहले कई वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थान देश में स्थापित किए गए थे। विज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधान के मूल्य पर जोर देने के लिए नेहरू ने स्वयं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) की अध्यक्षता ग्रहण की। इस दिशा में उठाए गए कुछ कदम नीचे दिए गए हैं। जनवरी 1947 में आत्मनिर्भर वैज्ञानिक को बढ़ावा देने के लिए और तकनीकी विकास, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला भारत की पहली राष्ट्रीय प्रयोगशाला की स्थापना की गई, जिसके बाद अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 17 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क स्थापित किया गया। 1952 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बाद प्रतिरूपित प्रौद्योगिकी के 5 संस्थानों में से पहला खड़गपुर में स्थापित किया गया था। होमी जे भाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना अगस्त 1948 में हुई थी। नेहरू ने व्यक्तिगत रूप से भाभा को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। 1954 में सरकार ने सचिव के रूप में होमी भाभा के साथ परमाणु ऊर्जा का एक अलग विभाग बनाया। अगस्त 1956 में ट्रॉम्बे एशिया का पहला भी में भारत का पहला परमाणु रिएक्टर महत्वपूर्ण हो गया। 1962 में अंतरिक्ष के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति अनुसंधान INCOSPAR थुम्बा TERLS में एक रॉकेट लॉन्चिंग सुविधा के साथ स्थापित किया गया था। में भारत की क्षमता बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए। रक्षा उपकरणों का उत्पादन
अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप दशमलव सिक्के और बाट और माप की एक मीट्रिक प्रणाली में बदलाव 1955 और 1962 के बीच चरणों में बनाया गया था। सामाजिक विकास। शिक्षा में विकास 1951 में कुल जनसंख्या का केवल 16.6% साक्षर था और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिशत बहुत कम था। 1951 और 1961 के बीच लड़कों के लिए स्कूल में नामांकन 2 गुना और लड़कियों के लिए 3 गुना हो गया। नेहरू के व्यक्तिगत हित और प्रयासों के माध्यम से शैक्षिकी स्थिति में सुधार के लिए कई नीतियां पेश की गईं। 1964 तक विश्वविद्यालयों की संख्या 18 1947 में से बढ़कर 54 हो गई। 1949 में भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। आयोग की सिफारिश पर 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना की गई और 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम पारित किया गया। माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने 1952 में मुदलियार आयोग की नियुक्ति की। अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। आगे के लिए स्कूली शिक्षा से संबंधित शैक्षणिक मामलों पर केंद्र और राज्य सरकारों की सहायता और सलाह देना। राष्ट्रीय शैक्षिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना सितंबर 1961 में एक साहित्यिक, वैज्ञानिक और धर्मार्थ समाज के रूप में की गई थी। नेहरू के तहत सामाजिक परिवर्तन। भारत के संविधान ने यह सुनिश्चित किया कि भारतीय सामाजिक संगठन में बदलाव आया, जिससे समाज के अब तक सामाजिक रूप से पिछड़े और दबे हुए वर्गों की सामाजिक मुक्ति हुई। 1955 में सरकार ने अस्पृश्यता विरोधी कानून पारित किया, जिससे अस्पृश्यता की प्रथा को दंडनीय और संज्ञेय अपराध बना दिया गया। समाज के कमजोर वर्गों के पक्ष में शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी रोजगार में आरक्षण के संबंध में संविधान में उल्लिखित धाराओं को लागू किया गया था। समाज में महिलाओं के समान अधिकारों के लिए 1951 में संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया गया था। समाज के रूढ़िवादी वर्गों के तीखे विरोध का सामना करने के बावजूद बिल को 4 अलग अलग अधिनियमों के रूप में पारित किया गया था। इन कृत्यों ने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए एक विवाह और तलाक के अधिकार की शुरुआत की, सहमति और विवाह की उम्र बढ़ाई और महिलाओं को भरण पोषण का अधिकार और पारिवारिक संपत्ति विरासत में मिली। लेकिन दुर्भाग्य से समान नागरिक संहिता के अभाव में क्रांतिकारी कदम से केवल हिंदू महिलाओं को फायदा हुआ। हिंदू महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ करने की जरूरत थी। विदेश नीति। स्वतंत्र भारत के नेताओं के लिए एक स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करना एक नवजात राष्ट्र के लिए एक बड़ी चुनौती थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो व्यापक मानदंड विकसित हुए थे, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई भी निर्णय लेते समय मूल में रखा जाना था। नेहरू ने इस आवाज को गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम के माध्यम से गुटनिरपेक्षता के विचार और एक संगठनात्मक संरचना के रूप में आकार दिया। नेहरूवादी युग के दौरान भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांत मोटे तौर पर नीचे दिए गए परिसर के इर्द गिर्द घूमते थे। द्विपक्षीय या बहुपक्षीय रूप से किसी भी सैन्य गठबंधन में भागीदारी की अस्वीकृति। एक स्वतंत्र विदेश नीति जो 2 विरोधी शक्ति गुटों में से किसी से बंधी नहीं थी। हालांकि यह एक तटस्थ विदेश नीति का पर्याय नहीं थी। प्रत्येक देश के साथ मित्रता की नीति, चाहे अमेरिकी गुट या सोवियत गुट का। एक सक्रिय उपनिवेश विरोधी नीति जिसने समर्थन किया। एशियाई, अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी देशों में उपनिवेशवाद से मुक्ति। रंगभेद विरोधी नीति का खुला समर्थन। विश्व की कुंजी के रूप में निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना। शांति, गुटनिरपेक्षता और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बुनियादी सिद्धांतों पर पहले ही
राष्ट्रवादी विदेश नीति का विकास अध्याय में विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरस्त्रीकरण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के निर्माण के समय में देखा जा सकता है। चार्टर का अनुच्छेद 11 अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण की वकालत करता है। भारत ने परमाणु ऊर्जा के गठन का समर्थन किया। 1947 में आयोग और 18 राष्ट्रों को प्रायोजित किया। 1962 में निरस्त्रीकरण सम्मेलन। पड़ोसियों के साथ संबंध। भारत और पाकिस्तान विभाजन की अस्वाभाविकता और कृत्रिमता ने पाकिस्तान को भारत से स्वतंत्र अपनी पहचान स्थापित करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें से 1947 तक यह भूगोल, इतिहास, परंपरा और संस्कृति का हिस्सा था। पाकिस्तान अपने जन्म से ही सभी क्षेत्रों में भारत के साथ समानता हासिल करने की आकांक्षा रखता है। इस प्रकार पाकिस्तान ने सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के साथ प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दिया और प्रमुखता हासिल करने के लिए हर तरह के साधनों का इस्तेमाल किया। कश्मीर मुद्दा। पाकिस्तान ने 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के भारत में विलय को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान प्रायोजित कबायली हमले के जवाब में शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में स्थानीय आबादी द्वारा समर्थित भारत ने तेजी से सैन्य कार्रवाई की, लेकिन दुर्भाग्य से क्षेत्र को बचाने का कार्य पूरा होने से पहले नेहरू द्वारा जनवरी 1948 में सुरक्षा परिषद में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके परिणामस्वरूप 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम हुआ। भारत भी एक जनमत संग्रह कराने के लिए सहमत हुआ। 1947 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण के तहत, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों के कारण, भारत अंततः 1955 में प्रस्ताव से हट गया। हालांकि कश्मीर के लिए राजनयिक लड़ाई यूएनओ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लड़ी गई थी, लेकिन 1964 तक दोनों देशों के बीच कोई वास्तविक युद्ध नहीं हुआ था। सिंधु नदी जल विवाद। सिंधु प्रणाली के जल का समान बंटवारा विभाजन के बाद से ही विवाद का मुद्दा रहा है। विभाजन ने भारत को सिंधु द्वारा सिंचित 28 मिलियन एकड़ भूमि में से 5 मिलियन दिए। सिंधु प्रणाली के पश्चिमी भागों का अधिकांश जल अरब सागर में चला गया। पाकिस्तान में कुछ नहरें आपूर्ति के लिए पूर्वी पंजाब, भारत से बहने वाली पूर्वी नदियों पर निर्भर थीं। पाकिस्तान में कुछ महत्वपूर्ण नहरों के शीर्ष भारतीय क्षेत्र में आते हैं। पाकिस्तान में आने वाली सरकारों ने पाकिस्तान में सूखे और बाढ़ जैसे प्राकृतिक कारकों से उत्पन्न किसी भी आपदा के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। इसलिए विश्व बैंक के मार्गदर्शन में 17 अप्रैल 1959 को नहर के पानी पर एक अंतरिम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद दोनों देशों के बीच 19 सितंबर 1960 को कराची में एक व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दुर्भाग्य से आज तक कई मौकों पर सिंधु जल संधि ने दोनों देशों के बीच कलह का कारण बना दिया है। भारत और चीन। स्वतंत्र भारत ने जिन पहले देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए, उनमें से एक चीन की राष्ट्रवादी सरकार थी, जिसका नेतृत्व चियांग काइशेक ने किया था। 1949 में जब कम्युनिस्टों द्वारा राष्ट्रवादी सरकार को उखाड़ फेंका गया, तो भारत एक बार फिर माओ त्से-तुंग के नेतृत्व वाली नई सरकार को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भर्ती होने के लिए पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्रयासों का लगातार समर्थन किया, लेकिन इन सभी प्रयासों के परिणाम भारत के लिए निराशाजनक साबित हुए। तिब्बत और पंचशील में विकास। चीनी सेना ने 1950 में तिब्बत में प्रवेश किया और उस पर कब्जा कर लिया। तिब्बत क्षेत्र में लगभग 2000 मील की सीमा साझा करने के अलावा भारत को ब्रिटिश शासन से तिब्बत पर कई अधिकार और दायित्व विरासत में मिले थे। हालांकि शांति बनाए रखने के लिए नेहरू ने 1954 में चीन के साथ एक समझौता किया, जिसने तिब्बत पर चीनी कब्जे को औपचारिक रूप दिया। समझौते को पंचशील के नाम से जाना जाता है।
1959 में तिब्बत में चीनी प्रभुत्व के खिलाफ एक लोकप्रिय विद्रोह हुआ। यद्यपि चीन द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया था, तिब्बत के धार्मिक प्रमुख दलाई लामा भाग गए और भारत में शरण ले ली। इसे बहाना मानकर चीन ने 1959 में लोंगजू और लद्दाख में 12,000 वर्ग मील भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इसके बाद दोनों देशों के बीच विरोध नोटों, ज्ञापनों और सहयोगी संस्मरणों की एक श्रृंखला का आदान प्रदान हुआ। अगले कदम में चीन ने भारतीय क्षेत्रों के बड़े हिस्से पर दावा किया, जिसके बाद चीनी प्रधानमंत्री चाओ एन लाई सीमा विवादों पर बातचीत करने के लिए अप्रैल 1960 में नई दिल्ली आए। दोनों देशों की आधिकारिक टीमों ने भी एक दूसरे का दौरा किया, लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका और सीमा विवाद जारी रहा। भारत चीन युद्ध 1962। अक्टूबर 1962 में चीन ने नेफा, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में भारत पर हमला किया। इस प्रकार दोनों देशों के बीच एक युद्ध शुरू हुआ, जो भारत के लिए एक सैन्य पराजय में समाप्त हुआ। चीनियों के पास भौगोलिक लाभ के साथ साथ श्रेष्ठ हथियार भी थे। नेहरू ने मदद के लिए अमेरिका और ब्रिटेन का रुख किया। पश्चिमी शक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत को समर्थन देने का वादा किया और पहले से ही भारत के लिए हथियार उड़ा रहे थे। नवंबर 1962 में चीन ने अपनी वापसी की एकतरफा घोषणा की, लेकिन चीन ने लद्दाख के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जारी रखा। सिनकियांग और दक्षिणी चीन के बीच एक बहुत ही प्रतिष्ठित रणनीतिक कड़ी। क्षेत्रों को वापस करने के लिए चीन पर दबाव बनाने के भारत के राजनयिक प्रयासों का कोई परिणाम नहीं निकला। यहाँ तक दिसंबर 1962 में कोलंबो में भारत चीन सीमा विवाद का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए इंडोनेशिया, कंबोडिया, बर्मा, यूएआर, घाना और सीलोन द्वारा अफ्रीकी एशियाई मध्यस्थता को भी चीन से अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं मिली। 1964 में चीन ने अपने पहले परमाणु विस्फोट का परीक्षण किया, जिससे भारत और भी चिंतित हो गया। भारत चीन युद्ध के परिणाम आए। युद्ध ने भारत के स्वाभिमान को बड़ा झटका दिया। गुटनिरपेक्षता की नीति सवालों के घेरे में आ गई। कांग्रेस लगातार 3 संसदीय उपचुनाव हार गई और नेहरू को पहले अविश्वास का सामना करना पड़ा। उसके जीवन की गति तीसरी पंचवर्षीय योजना बुरी तरह प्रभावित हुई क्योंकि संसाधनों को रक्षा के लिए मोड़ दिया गया था। भारत की विदेश नीति में बदलाव आया, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन ने संकट में सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी। भविष्य में उन पर विचार किया जाना था। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने चीनी खतरे का मुकाबला करने के नाम पर संबंध विकसित किए और यहाँ तक हिमालय में एक परमाणु संचालित उपकरण भी लगाया। युद्ध में भारत की पराजय से उत्साहित पाकिस्तान को 1965 में भारत पर आक्रमण करना था, जिसकी चीन ने गुप्त रूप से सहायता की थी। भारत और नेपाल। भारत की बाहरी सुरक्षा की दृष्टि से नेपाल की भौगोलिक स्थिति ने इसे भारत से अविभाज्य बना दिया है। इस कारक के प्रति जागरूक होने के कारण भारत ने जुलाई 1950 में नेपाल के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके द्वारा उसने नेपाल की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता को मान्यता दी। दोनों देशों ने एक दूसरे को किसी भी समस्या पर उत्पन्न होने वाले किसी भी गंभीर घर्षण या गलतफहमी के बारे में एक दूसरे को सूचित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और भूटान। अगस्त 1949 में दोनों देशों ने स्थायी शांति और मित्रता के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए। भारत ने भूटान के आंतरिक प्रशासन में गैर हस्तक्षेप करने का वचन दिया, जबकि भूटान अपने बाहरी संबंधों के संबंध में भारत सरकार की सलाह से निर्देशित होने के लिए सहमत हुआ। भारत और श्रीलंका। 1958 के तमिल सिंगली दंगों और उसके बाद श्रीलंका की तमिल आबादी के लिए कुछ भारतीय नेताओं की सहानुभूति को आकर्षित किया। भारतीय संसद के अंदर और बाहर इस खुली सहानुभूति को श्रीलंकाई सरकार नापसंद करती थी।
लेकिन भारत सरकार श्रीलंका में जातीय विवादों को उस देश का आंतरिक मामला मानकर श्रीलंका के प्रति मित्रवत रही। दोनों देशों ने पारस्परिक रूप से लाभकारी आर्थिक और व्यापारिक संबंध बनाए। वास्तव में श्रीलंका ने नाम का समर्थन किया और किसी सैन्य गठबंधन में शामिल नहीं हुआ।